भीड़ में खोया आदमी पाठ का एक्सप्लेनेशन। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि अगर हम अपनी जनसंख्या की वृद्धि पर कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, तो इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसी में हम उलझकर रह जाएंगे, उसी में हम खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। मतलब इस पाठ में जो समस्याएं लेखक ने बताई हैं कि किस तरह से हमें समाधान ढूंढना चाहिए। अग्रसर करना मतलब आगे बढ़ना कि किस तरह से हमें इस पाठ में जो समस्याएं बताई हैं उन पर ध्यान आकर्षित करना और उनका समाधान ढूंढना, यह बताने की लेखक ने कोशिश की है। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने देश को खुशहाल, हैप्पी, उसका फ्यूचर जो है अच्छा देखना चाहते हैं, उसका भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो जनसंख्या पर काबू लाना अत्यंत आवश्यक है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार, अनप्लान्ड फैमिली प्लानिंग नहीं की थी, तो उनका लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से लेखक ने बताया है कि उनका जो एक मित्र है श्यामलाकांत, जिन्होंने परिवार नियोजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और उन्हें किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, उसका विस्तार से उन्होंने इस पाठ में उल्लेख किया है। मेरे एक अभिन्न मित्र है, खास, अभिन्न मतलब खास मित्र, बहुत ही अच्छे दोस्त बाबू श्यामलाकांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। ही इज़ वेरी सिंपल मैन। निजी जिंदगी मतलब पर्सनल लाइफ में वेरी कैजुअल एटीट्यूड। लापरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग नहीं की और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनकी बेटी का विवाह तय हुआ था और लेखक को अपने मित्र की बेटी के विवाह में सम्मिलित होना मतलब उन्हें वो विवाह अटेंड करना था, जाना था हरिद्वार। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। जब लेखक स्टेशन पहुँचे रिजर्वेशन कराने के लिए, तो लंबी कतार, लोगों की बहुत बड़ी क्यू थी, भीड़ थी, लाइन थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जब लेखक का टाइम आया, जब वो काउंटर पर पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि किसी भी गाड़ी में, किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। प्रतीक्षा मतलब वेट। जाना आवश्यक था, इसीलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। विदाउट रिजर्वेशन मुझे वहाँ पर जाना ही था। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ ज़बरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। जब लेखक प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल रखने की जगह ना होना ये एक मुहावरा है, अत्यधिक भीड़ होना। और बहुत लोग एक दूसरे को धक्का देकर बस डिब्बे में अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। सहायता, हेल्प।
कुली माने कि पोर्टर जो सामान उठाता है, यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। इतनी भीड़ थी कि कुली ने मुझे खिड़की से अंदर ढकेला और इस तरह से मैं अंदर गाड़ी में पहुंचा। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। लक्सर एक जगह का नाम है। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। मतलब जब वो खिड़की से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेन का जो टॉप रूफ है उस पर भी यात्री ट्रैवलर्स जो हैं, पैसेंजर्स जो वो भरे पड़े हैं। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। लेखक सोचने लगे कि उन्होंने अपने प्राणों को, ये जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने अपने प्राण मतलब अपनी जान को खतरे में डालकर ट्रेन के रूफ पर चढ़कर यात्रा की। मतलब ज़रूरी था उनके लिए यात्रा करना। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। रेलवेज के क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या व्यवस्था, क्या अरेंजमेंट्स हैं, अनुशासन क्या डिसिप्लिन है, क्या ये लोग कुछ भी नहीं जानते। लेखक ये सब सोचने पर मजबूर हुए। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जब लेखक स्टेशन पहुँचे तो श्यामलाकांत जी का बड़ा बेटा उन्हें स्टेशन पर लेने के लिए आया और उनके बारे में बताया गया है। दीनानाथ जो है वो, उसकी पढ़ाई हो चुकी है, 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 2 वर्ष होने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। लेखक ने उससे कहा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसेस खुल गई हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, रोज़गार दिया जाता है, नौकरी मिलती है। ऐसे कार्यालय, ऐसे दफ्तर, ऐसे ऑफिसेस खुल गए हैं, तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर भी जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न आया तो ऑफिसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। तब ऑफिसर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम ये आशा मतलब होप ये मत करना, तुम्हारा नाम तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे कई लोग जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं वो रजिस्टर करा चुके हैं, नाम दर्ज कराना मतलब रजिस्टर करा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। तब लेखक सोचते हैं, जब ये इतना छोटा सा शहर जहाँ पर इतनी भीड़ है, जहाँ पर नौकरी के लिए इतनी मारामारी है, तो बेरोजगार जो अनएम्प्लॉयड है लोग, उनकी कितनी बड़ी भीड़ होगी जो यहाँ वहाँ भटक रही होगी।